Hello my dear students, welcome back in another video, and in this video we are going to cover the remaining part of your chapter number 4. Cottage industries. Due to the industrial development, many cities developed during that time. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे. इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज कोलैप्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बिग इंडस्ट्रीज. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ हुआ था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस वक्त, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की कोलैप्स मतलब धीरे धीरे ख़त्म से होने लगी. ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश कैम टू इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले इट वॉज अ गोल्डन एरा ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज़. तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए उससे पहले इंडिया को कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का गोल्डन एरा माना जाता था. मतलब इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा चलते थे, राइट. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लाइक मसलिन ऑफ ढाका, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, प्रिंटिंग, कॉम्बिंग एट्सेट्रा फ्लरिश्ड ग्रेटली इन इंडिया. तो इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कौन सी चलती थी. मसलिन ऑफ ढाका, ढाका का मसलिन आता है वो, ये भी एक फैब्रिक है. देन एम्ब्रॉयडरी, ये भी फैब्रिक पे होती है. डाइंग, कलर वगैरह करते हैं. प्रिंटिंग हम सभी को पता है क्या होता है. नाउ कॉम्बिंग, तो जब हम कॉम्ब करते हैं बालों को, वो नहीं है इसमें. ओके, यहाँ पर कॉम्बिंग मीन्स एक इंडस्ट्री है. कॉम्बिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें क्या होता है, फाइबर को कॉम्ब किया जाता है. ओके, उसकी धीरे धीरे वो करने से उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है. फ्लरिश्ड ग्रेटली इन इंडिया. तो ये सभी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी ये सब फ्लरिश मीन्स निखर सी गई, निखरती जा रही थी. ओके, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंजम्पशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज्ड इन इंडिया, सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया कोलैप्स्ड. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो क्या होता था, उसकी वजह से ब्रिटिश गुड्स का जो कंजम्पशन था वो इंक्रीज़ होता जा रहा था इंडिया में. समझ में आ रहा है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता था, इंडिया में ब्रिटिश गुड्स जो थे उनका कंजम्पशन, उनका यूसेज बढ़ता जा रहा था. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मीन्स इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज जो थी वो कोलैप्स्ड मीन्स वो धीरे धीरे ख़त्म सी होने लगी. इंडियन वीवर्स डिड द वीविंग एंड डाइंग ऑफ कॉटन क्लॉथ देमसेल्व्स. तो इंडियन वीवर्स जो थे वो वीविंग करते थे और डाइंग करते थे कॉटन क्लॉथ का. देमसेल्व्स वो खुद के लिए करते थे और वो खुद ही करते थे. दे डाइड क्लॉथ यूजिंग द फ्लावर्स ऑफ द पैरट ट्री कीसूड़ा. तो ये जो ट्री है इसके फ्लावर्स को यूज़ करके क्लॉथ को डाइंग किया जाता था, रंगा जाता था. दे यूज टू वीव द क्लॉथ ऑन हैंडलूम्स, और हैंडलूम्स पे वो क्लॉथ को वीव करते थे, मतलब बुनाई होती थी कपड़े की. ओके, साड़ीज लाइक बांधनी, पटोला मेड बाय वीवर्स बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम. तो इस टाइम पे क्या हुआ, ये जो साड़ीज़ बनती है जैसे बांधनी की हो गई, पटोला हो गया, ये सब वीवर्स बनाते थे वीविंग कर करके. ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर होती जा रही थी उस टाइम पे. मैनी अदर कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप्ड इन द विलेजेस, और विलेजेस में भी बहुत अलग अलग कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप हुई थी. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्योर आयरन वॉज मेड बाय मेल्टिंग कास्ट आयरन इन अ फर्नेस. For example, pure iron was made by melting cast iron in a furnace. Furnace in the sense भट्ठी वगैरह होती है ना, उसको furnace बोलते हैं. तो प्योर आयरन जो होता है वो कैसे बनता था, बाय मेल्टिंग कास्ट आयरन. कच्चा बोल सकते हो, रॉ बोल सकते हो. आयरन को मेल्ट करके भट्ठी में मेल्ट किया जाता था जिससे प्योर आयरन बनता था. प्योर आयरन वॉज सोल्ड टू द मर्चेंट्स. प्योर आयरन जो था वो मर्चेंट्स को सोल्ड मीन्स बेच दिया जाता था. इंडियाज रूरल इकोनॉमी वॉज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मैनी सच कॉटेज इंडस्ट्रीज विच कोलैप्स्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी थी, यानी जैसे अर्बन और रूरल के एरियाज़ के बारे में पता है ना आपको. अर्बन मीन्स शहरी, रूरल मीन्स गांव की. ओके, तो गांव की जो इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी जो थी इंडिया की, वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी क्योंकि ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी इनकी ग्रोथ हो रही थी. बट ये जो इनकी ग्रोथ हो रही थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी. ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कम होती जा रही थी. इंडस्ट्रीज
With the onset of British rule, traditional Indian industries such as cotton textiles, sculptures, and metallurgy, spices, etc., began to perish. तो ब्रिटिश रूल के ऑनसेट यानी सेटअप ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ था, जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल्स हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, मेटलर्जी, स्पाइसेस, ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी बिगिन टू पैरिश मीन्स नष्ट सी होने लगी, ख़त्म सी होने लगी. द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड. अब इंग्लैंड में जो मॉडर्न फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होता जा रहा था, उसकी वजह से क्या होता जा रहा था, जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइंस मीन्स डिक्रीज होती जा रही थी, उनकी ग्रोथ घटती जा रही थी. इंडियाज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुड नॉट सर्वाइव अंडर द कंपनी रेजिम. अब इंडिया की जो कॉटन की या सिल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ये सर्वाइव नहीं कर पा रही थी इस कंपनी के सामने. ओके, द ब्रिटिश वांटेड टू रूल ओवर मोर एंड मोर टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज. अपनी जो इंडस्ट्रीज थी इंग्लैंड की यानी इंग्लिश इंडस्ट्रीज जो थी, उनके डेवलपमेंट के लिए इंडिया के जितनी ज़्यादा टेरिटरीज हो सके उसमें ये ब्रिटिश रूल करना चाहते थे. समझ में आ रहा है? इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इंडिया की जो भी टेरिटरीज़ हैं उसमें से जितनी ज़्यादा टेरिटरीज हो सके वहाँ पर ये ब्रिटिश रूल करना चाहते थे, अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे. दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ मार्केट. उन्होंने इंडिया को मार्केट की तरह कंसिडर कर लिया था. द कंपनी गेन्ड ह्यूज प्रॉफिट by getting cheap raw materials from India and selling them at higher prices in Europe. तो कंपनी क्या करती थी, ह्यूज प्रॉफिट गेन्ड, ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी. कैसे? जो चीप रॉ मटेरियल्स हैं इंडिया से लेती थी और उनको हायर प्राइसेस में यूरोप में सेल करती थी. ओके, द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. तो इंडिया की जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज थी उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. However, towards the end of the 19th century, with the scientific research industries such as linen, cotton, textile, iron and steel, paper, chemicals, leather making, and shipbuilding begin to grow slowly and steadily. तो however means हालांकि क्या हुआ था, जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी के एंड में विथ साइंटिफिक रिसर्च के साथ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि लेनिन है, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, पेपर, केमिकल्स, ये सारी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनका स्लोली ग्रो होता जा रहा था, ग्रो होना शुरू हुआ था. ओके, स्लोली ग्रो होना शुरू हो गया था. एंड स्टेडीली, लगातार होता भी रहा था, स्लोली हो रहा था पर लगातार हो रहा था. एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट hindered the development of these industries, the pace of development became slow. However, textiles and iron and steel industries flourished. तो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में बाधा डालने की कोशिश की तो क्या हुआ, इनका डेवलपमेंट जो है बहुत ही स्लो होने लगा. बट जो टेक्सटाइल्स हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे फ्लरिश होती जा रही थी. Textile industry. From ancient times, the Indian textile industry was world famous. तो ancient times means पुराने ज़माने से ही इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फेमस रह चुकी है, वर्ल्ड फेमस रह चुकी है. द पोजेशन ऑफ इंडियन मसलिन एंड पटोला वॉज कंसिडर्ड एज द आइडेंटिटी ऑफ द रिच. तो जिसके पास भी मसलिन, इंडिया का मसलिन और पटोला क्लॉथ होता था, उनको रिच माना जाता था. आइडेंटिटी थी उनके पास रिच होने की. ये जो दो टाइप के फैब्रिक यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, मसलिन है और पटोला, जिसके पास भी ये होता था उसको रिच माना जाता था. बट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज एवरीथिंग. बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ये सब कुछ चेंज हो गया. इंग्लैंड प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ टेक्सटाइल यूजिंग मशीन्स. तो इंग्लैंड ने क्या किया, जब रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में इन सब का प्रोडक्शन करने लगे, वो भी मशीन्स की हेल्प से. ओके, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट सर्वाइव इन कंपटीशन. अब वो लोग मशीनों पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में जो इंडियन
जो इंडस्ट्रीज़ थी टेक्सटाइल की, इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि कंपटीशन चलता है ना, तो उसमें इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी टेक्सटाइल की वो सर्वाइव नहीं कर पाई। हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब जो हैंडलूम पे वीविंग करते थे वो तो एकदम से अनएम्प्लॉयड हो गए। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो सबसे पहले जो इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया स्टार्टेड इन 1854 AD इन मुंबई। तो पहली टेक्सटाइल मिल इंडिया की कहाँ पर स्टार्ट हुई? मुंबई में 1854 AD में। ओके, पहली टेक्सटाइल मिल इंडिया में स्टार्ट कब हुई थी? 1854 AD में मुंबई में। देन टेक्सटाइल मिल्स स्टार्टेड इन प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, मद्रास। ओके, 106 मिल्स स्टार्टेड इन अहमदाबाद इटसेल्फ। तो 106 मिल्स तो थी टेक्सटाइल की, वो तो अहमदाबाद में ही स्टार्ट हो गई थी। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड फ्लरिश्ड इन मैनचेस्टर, इंग्लैंड। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो इंग्लैंड, मैनचेस्टर में फ्लरिश्ड मीन्स बहुत अच्छे से ग्रो हुई थी। देयरफॉर अहमदाबाद वाज कंसिडर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। रणछोड़ लाल छोटा लाल started the first mill in Ahmedabad on 30 May 1861। तो रणछोड़ लाल छोटा लाल इन्होंने क्या किया था? स्टार्टेड द फर्स्ट मील, इन्होंने पहली मील स्टार्ट की थी कहाँ पे? इन अहमदाबाद। और कब की थी? तो 30 मई 1861। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन सोलापुर एंड मदुराई ऑफ साउथ इंडिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सोलापुर में भी डेवलप हुई थी और मदुराई ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के मदुराई में और सोलापुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडियन आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसकी वजह से क्या हुआ? जो इंडियन आर्टिसंस थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। हाउएवर इंडियाज नेटिव टेक्सटाइल आर्ट वॉज नॉट कम्प्लीटली ruined। तो उसका मतलब क्या है? इंडियाज़ नेटिव टेक्सटाइल आर्ट मतलब कुछ आर्ट ऐसे भी बचे हुए थे जो कम्प्लीटली ruined नहीं, यानी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए थे। फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव साड़ी बॉर्डर्स कॉम्प्लेक्स वीविंग वॉज रिक्वायर्ड। अब अट्रैक्टिव साड़ी का अगर बॉर्डर वगैरह बनाना है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स वीविंग की रिक्वायरमेंट होती थी। समझ में आ रहा है? साड़ीज़ तो ठीक है, चलो मशीनों से इन लोगों ने बना ली, लेकिन बॉर्डर्स अगर अट्रैक्टिव बनाने हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स वीविंग की रिक्वायरमेंट आ गई थी, ज़रूरत पड़ गई थी कॉम्प्लेक्स वीविंग की। हैंस देयर वाज ऑलवेज द नीड फॉर सच आर्टिसंस। तो ऐसे जो आर्टिसंस थे जिनको अच्छा खासा नॉलेज था वीविंग का, उनकी ज़रूरत तब आ पड़ी थी। समझ में आ रहा है? एट दैट टाइम सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है, देन मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, वर इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। तो इसके इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे सोलापुर और मदुराई। द टेक्सटाइल आर्टिसंस एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज अलॉन्ग विद एक्सेसिव टैक्सेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी और जो टेक्सटाइल आर्टिसंस थे, इन सभी को ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे। कौन सी डिफ़िकल्टी थी? ये मेन एक्सेसिव टैक्सेस की, उनको टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते थे। द ब्रिटिश क्लॉथ वॉज सोल्ड एट चीपर रेट्स इन Indian markets, but the Indian producers had to sell at the same price which they could not afford। Indian producers जो थे उनको क्या करना पड़ता था? ये जो गुड्स वो प्रोड्यूस करते थे, यानी जो फैब्रिक वो बनाते थे, क्लोथ्स जो वो प्रोड्यूस करते थे, उनको उतनी ही प्राइस पे सेलिंग आउट करना पड़ता था जितनी प्राइस पे ब्रिटिशर्स करते थे। ओके, लेकिन ब्रिटिशर्स तो चीपर रेट्स में करते थे, बहुत ही चीप प्राइस में वो सेलिंग आउट करते थे क्लोथ्स का। बट इंडियंस को भी उतनी ही प्राइस में करना पड़ता था, लेकिन वो इंडियंस के लिए अफोर्डेबल नहीं था। ओके, आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम के जो मूवमेंट्स हुए थे, आज़ादी के आंदोलन हुए थे, ठीक है, तो उन्हीं के एक पार्ट में स्वदेशी मूवमेंट भी है। ओके, तो स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी के आने के बाद स्टार्ट हुआ था। इंडियाज़ रूरल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, हैंड वीविंग,
cottage industries and handicraft industries got a boost. तो इंडिया की जो रूरल इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडलूम, हैंड वीविंग, हाथों से जो वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, वो फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जैसे कि गृह उद्योग हो गए, एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ गॉट अ बूस्ट. ये सब बूस्ट मीन एकदम से ही चलने लगे, ग्रोथ इनकी बहुत अच्छे से हो रही थी. Iron and steel industry. Industrial development in India gained momentum due to disturbance in Europe during the First World War. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में डिस्टर्बेंस चल रहा था, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसकी गति बढ़ने लगी. मोमेंटम मतलब गति मिली उसको, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में होने लगा, ठीक है. वहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रहा था तो यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा. जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश द फर्स्ट आयरन फैक्ट्री इन साक्ची, नाउ जमशेदपुर. तो जमशेदजी टाटा ने इस्टेब्लिश की फैक्ट्री, फर्स्ट आयरन फैक्ट्री स्टार्ट की कहाँ पर, साक्ची में, और अभी उसे हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं. ओके. As soon as this factory was established, basic industries like iron and steel started in India. तो जैसे ही इस फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन है, स्टील है, ये भी इंडिया में स्टार्ट हो गई. अब बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि आयरन और स्टील जो है वो बेसिक मटेरियल है ना. आयरन से, स्टील से कितना कुछ बन सकता है, बहुत सारे मटेरियल्स इससे बनते हैं, ठीक है. इसलिए इनको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है. द एरा ऑफ आयरन स्मेल्टिंग in India came to an end with the advent of innovative method of producing iron because the former required a lot of coal. Iron smelting means स्मेल्टिंग एक प्रोसेस ही होती है जिसमें मेल्टिंग या हीटिंग की मदद से क्या करते हैं, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके. तो ये जो एरा चल रहा था आयरन स्मेल्टिंग का इंडिया में, कैम टू एन एंड, वो ख़त्म होने लगा विद द एडवेंट ऑफ इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आयरन. तो जब इनोवेटिव मेथड आने लगी आयरन प्रोड्यूस करने की, तो ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस थी जिसमें ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था बाय हीटिंग और मेल्टिंग, तो इसका जो एरा चल रहा था वो ख़त्म था हो गया जब इनोवेटिव मेथड्स प्रोड्यूस हुई. ओके. बिकॉज द फॉर्मर रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कोल. फॉर्मर मीन्स जो पहले वाली मेथड है स्मेल्टिंग की, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल की रिक्वायरमेंट थी. अंडर द न्यू ब्रिटिश लॉ इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू गेट कोल फ्रॉम द फॉरेस्ट. बट ये जो ब्रिटिशर्स के न्यू रूल लागू हुए, न्यू लॉस आए थे, उसमें कोल फॉरेस्ट से गेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था. ओके. विद द कमेंसमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड. तो आयरन और स्टील प्रोडक्शन के कमेंसमेंट से मतलब बिगिनिंग से क्या हुआ, बाकी और इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है. कमेंसमेंट मीन्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग. तो आयरन और स्टील प्रोडक्शन का जैसे ही बिगिनिंग हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ था, अलग अलग और इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई. विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, इट गैव अ न्यू डायरेक्शन टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ओके. तो इसके इस्टेब्लिशमेंट से क्या हुआ, एक अलग ही रास्ता मिल गया, एक नई डायरेक्शन मिल गई आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को. आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज स्टार्टेड एट कुल्टी, बुरहानपुर एंड भद्रवती. कहाँ कहाँ पे स्टील की फैक्ट्रीज लगी थी, आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कुल्टी, बुरहानपुर एंड भद्रवती. दस ग्रेजुअली मेटलर्जी डेवलप्ड इन इंडिया. तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे क्या हुआ, मेटलर्जी इंडिया में भी डेवलप होने लगी. ओके. बिगिनिंग ऑफ रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. अब रेलवेज का, पोस्ट का और टेलीग्राफ, इन सब का बिगिनिंग कैसे हुआ देखते हैं. इंडिया अंडरवेंट मैनी इम्प्रूवमेंट्स ड्यूरिंग द डलहौसीज पीरियड. तो डलहौसी के पीरियड के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे हो रहे थे. हैंस सम इंग्लिश रिफॉर्मर्स कॉल हिम द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया. इसीलिए डलहौसी को कुछ इंग्लिश रिफॉर्मर्स क्या कहते हैं, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके. द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने स्टार्टेड इन 1853 AD. ये खास याद रखना,
मुंबई से थाने की फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट किस ईयर में हुई थी? 1853 एडी में, ठीक है। मुंबई टू थाने की फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी इंडिया में 1853 एडी में, ओके। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन अप्रैल 16, 1853। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? अप्रैल 16, 1853, okay. The telegraph line between Kolkata to Peshawar and Mumbai to Madras, that means Chennai, started during Dalhousie's time. तो यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन की बात हो रही है, वो भी डलहौसी के टाइम पे ही इस्टेब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ओके। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता से पेशावर, एंड दूसरी हुई थी मुंबई से मद्रास, ओके। अराउंड द सेम टाइम द पोस्टल सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड। अब उसी टाइम पे पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट किया गया था। पोस्टल सिस्टम क्या होता है? पोस्ट सेंड करना, ठीक है। हम लेटर वगैरह जो सेंड करते हैं वो पोस्ट सिस्टम। मेल डिलीवरी फीस वर चार्ज्ड देन, और उसके बाद मेल भेजने के लिए भी डिलीवरी फीस चार्ज होने लगी। द चार्जेस ऑफ पोस्ट वर टेकन फ्रॉम द रेसिपेंट रादर देन द सेंडर। सिर्फ सेंडर से ही चार्जेस नहीं लिए जाते थे, रेसिपेंट से भी लिए जाते थे। दैट मीन्स अगर आप मेल सेंड करती हो तो सिर्फ आपको ही पेमेंट करना है ऐसा नहीं है। अगर आप पोस्ट भेजते हो तो आपको ही पेमेंट करना है ऐसा नहीं है, आपको ही चार्ज पे करना है ऐसा नहीं है, रेसिपेंट को भी करना पड़ेगा। जो रिसीव कर रहा है उसे भी चार्जेस पे करने होंगे। पोस्टल रेट्स वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन, और अलग अलग रीजन के अलग अलग चार्जेस होते थे, मीन्स इक्वल नहीं होते थे, रीजन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते थे, ओके। दस इन द मिड्स ऑफ मैनी ऑब्स्टैकल्स एंड hindrances in the governance of our country, cotton textiles, chemicals, iron and steel industries, post and telegraph services, railway and transport facilities also started. तो इतने सारे जो ऑब्स्टैकल्स थे, हिंड्रेंसेस इन द गवर्नेंस मीन्स बाधाएं, ठीक है। ऑब्स्टैकल्स हो गया, हिंड्रेंसेस यानी ये सब बाधाओं के बारे में बोला जा रहा है। जो डिफ़िकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, जो नड़तर थे बीच में, उनकी बात हो रही है। हमारी कंट्री के गवर्नेंस में जो इतनी सारी बाधाएं थी, इन सभी के बीच, मिथ्स मीन्स बीच में, इन सब के बीच कॉटन टेक्सटाइल्स जो थी, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, देन रेलवे और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, ये सब स्टार्ट हो गया। इतनी बाधाओं के बीच में भी हमारी कंट्री के गवर्नेंस में इतने सारे डिस्टर्बेंस थे, ऑब्स्टैकल्स थे, फिर भी इन सभी के बीच ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं सब अच्छे से स्टार्ट हो गए थे, सारी फैसिलिटीज़ स्टार्ट हुई थी।